हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा 2024-25 की तैयारी आप कैसे करें और जो सामान्य ज्ञान संचेतना है वहाँ किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और कहाँ से पूछे जाएंगे। इसके लिए कक्षा 5 की प्रकृति पुस्तक का आप सहारा ले सकते हो और कक्षा 4 की जो है पर्यावरण उसका सहारा ले सकते हो। उसी का सारा निचोड़ हमने यहाँ पर पहले वीडियो में आपको देने की कोशिश की है। यहाँ पर हमारे 10 वीडियो रहेंगे जहाँ से आपको 100% प्रश्न मिलेंगे। तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं और आप भी देखिए आप कितने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। सबसे पहला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यों के चुनाव लड़ने की आयु सीमा क्या है? यानी कम से कम कोई भी व्यक्ति 25 साल का होगा तभी वो चुनाव लड़ सकता है, अगर वो विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता है या फिर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। दूसरा व्यक्ति है, किस वर्ष के व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो भारत में जो वयस्क मतदाता हैं जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की हो वही लोग मतदान में जो है अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी 18 वर्ष के बाद ही आपका वोट बन सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो ये सीटें 403 हैं, जिनमें एक एंग्लो इंडियन की भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, ईवीएम का क्या मतलब है? जैसे जब वोटिंग होती है तो आप लोग देखते होंगे ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है। आखिर उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एमएलए और एमएलसी में क्या अंतर है? तो मैं आपको बता देता हूं, एमएलए जो होते हैं वो आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल दोनों का फुल फॉर्म है। और मुख्य अंतर यह है, जो विधानसभा में चुने जाते हैं उन्हें हम लोग एमएलए कहते हैं, और जो है एमएलसी जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं। ये विधान परिषद चूंकि उत्तर प्रदेश में भी है और यहाँ पर चुनाव विभिन्न क्षेत्रों के लोग इसका चुनाव करते हैं, जिसमें कुछ शिक्षा के भी होते हैं, कुछ शिक्षक भी होते हैं, कुछ मतलब ढेर सारे लोगों को मिलाकर के ये बनाई जाती है और ये कभी भंग नहीं होती। अगला है, प्रदेश का विधानमंडल कैसे बनता है? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से संसद का निर्माण होता है उसी प्रकार राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर के विधानमंडल का गठन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे संसद में राष्ट्रपति, आपका लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संसद बनाती है, ठीक उसी प्रकार से विधानमंडल जो है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से बना है। अगला है, राज्यपाल का निवास स्थान क्या कहलाता है? ये कहलाता है राजभवन। इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? चूंकि प्रदेश स्तर की बात है तो यहाँ पर दिलाता है राज्यपाल। ठीक इसी प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्रियों को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है राष्ट्रपति। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और अपने जहन में उतार लेना है। कानून का पालन कराने का कार्य कौन करता है? वो करता है न्यायपालिका। अगला प्रश्न आपके सामने है, लखनऊ में स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो नाम है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। अगला है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? सभी को मालूम है, लखनऊ। इसे आपको याद रखना है और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसी है। अगला है, भारतवर्ष में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो यह 18 वर्ष, हालांकि पहले भी प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस नगर में स्थित है? ये फिलहाल प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है, चूंकि अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय अभी भी इलाहाबाद के नाम से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत, लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय चुनाव कितने वर्षों बाद होते हैं? तो ये सभी 5 वर्षों के बाद होते हैं। ये आपको एक साथ ही याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, नगर पंचायत या नगर पालिका या
नगर परिषद के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग अध्यक्ष। तो आपको अध्यक्ष याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, नगर निगम जो बड़े-बड़े शहर हैं जैसे लखनऊ, जो बड़े-बड़े शहर हैं उनमें जहाँ नगर निगम के चुनाव होते हैं, वहाँ के अध्यक्ष को या प्रमुख को क्या कहते हैं? उसका नाम स्पेशली उन्हें महापौर या मेयर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वशासन का अर्थ क्या है? स्वशासन का मतलब होता है जनता का अपना शासन। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? सभी को मालूम होना चाहिए, जो नदियां मिलती हैं तो उसे संगम कहते हैं। उत्तर प्रदेश में उसी प्रकार जिस प्रकार से प्रयागराज में यमुना नदी और गंगा नदी मिलती है, इस संगम स्थल को ही हम लोग संगम कहते हैं। और ये जो संगम स्थली है वो विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला भी यहीं पर लगता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई और कहाँ तक चलाई गई? तो ये चलाई गई थी आपकी सन 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य। आपको ये चीज याद रखनी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जल मार्ग कहां से कहां तक है? जल मार्ग की बात की जा रही है, तो भारत का एकमात्र जो राष्ट्रीय जल मार्ग है वो प्रयाग से हल्दिया तक है। और इस राष्ट्रीय जल मार्ग को संख्या 1 बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में आप नेशनल वाटरवे के नाम से भी जान सकते हो। कभी कभी नेशनल वाटरवे लिख करके आता है और कभी कभी ये राष्ट्रीय जलमार्ग लिख करके आएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कौन है? आपको 5 हवाई अड्डे दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश का नहीं होगा उसे आपको छांटना रहेगा। उस समय यह प्रश्न बहुत ज्यादा आपके लिए मदद करेगा। तो सबसे पहला आता है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर, जो वाराणसी में स्थित है। अगला आपके सामने है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, यह आपका लखनऊ में है। चकेरी हवाई अड्डा सभी को मालूम है, ये कानपुर में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा ये आगरा में है। और अगला है बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज। ये प्रमुख 5 हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जिसका नाम है लखीमपुर, और इसे लोग खीरी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका नाम है लखीमपुर खीरी। आप याद रखेंगे। और इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो ये कभी मत सोचिएगा कि जो सबसे बड़ा जिला होगा वहीं पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करेगी। उसका नाम है जनपद प्रयागराज। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो इनकी संख्या है बच्चों 75। ये हमको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बनावट के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो ये मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। तीनों का नाम है भावर एवं तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान क्षेत्र, और तीसरा है दक्षिण का पठार। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको पढ़नी चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। बताया भी था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है। अगला प्रश्न है, किन वृक्षों में पतझड़ होता है? पतझड़ का मतलब जाड़े के बाद उनके पत्ते गिर जाते हैं। तो ऐसे पेड़ कुछ प्रमुख आपको दिए जाएंगे, जिनमें मैं प्रमुख आपको नाम अवगत करा रहा हूं, जिसमें नीम है, पीपल है, आम है, बरगद है, जामुन है, प्लास है, बबूल है, तेंदू, ये इत्यादि ऐसे हैं जिनमें आपका बसंत ऋतु में इनमें पतझड़ हो जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा, ये सभी को मालूम होगा। राष्ट्रीय भी याद रखना है और उत्तर प्रदेश का भी। उत्तर प्रदेश के लिए अगला है प्रश्न, लेदर पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। अगला भी प्रश्न उत्तर प्रदेश से ही है, वी गिरी नेशनल लेदर इंस्टीट्यूट कहाँ है? यह है आपका नोएडा। अगला प्रश्न भी उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोक नृत्य राहुला का संबंध है? तो यह है बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है? जिसका नाम है ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? हालांकि उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक जनजातियां नहीं पाई जाती, उसमें एक जनजाति है गौंड समूह की, ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है चित्रकूट। कुल मिलाकर के आज के हमारे ये 35 प्रश्न हैं। ऐसे ही आपको हम 10 वीडियो मिलेंगे जिन्हें आप पढ़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे मैं आपको अन्य दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी वीडियो आप तक पहुंच सके, मिल सके और उनका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।